हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई बोरोवर यहाँ पे बैंक से बिजनेस के रिगार्डिंग बैंक लोन लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक वाले उससे प्राइमरी डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा की डिमांड करते हैं। सर, क्या-क्या इसके अंदर कंटेंट कवर रहा करता है, किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन रहा करती है, आज की वीडियो में हम लोग समझ के चलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक ई-फाइलिज़ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या हुआ करती है? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट is a detailed document that outline the feasibility, financial projection and overall viability of the proposed business or the project idea। ये जनरली आपके न्यू बिजनेस के अंदर काम में आती है। और मैं बात करूं, जो भी आपका यहाँ पे आइडिया है उसको फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट करना ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ करती है। ठीक है, अब मैं बात करूं सीएमए डाटा आपका कब बना करता है। सीएमए डाटा आपका वर्किंग कैपिटल लोन के लिए बना करता है। ठीक है सर, ये आपका लिमिट सेंशन के केस में भी काम में आता है और लिमिट रिन्यूअल के केस में भी काम में आता है। ठीक है सर, बट ये होता क्या है? अ स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रिक्वायर्ड बाय बैंक टू असेस क्रेडिट लिमिट, शोइंग परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड रीपेमेंट कैपेसिटी। मतलब ये आपका आरबीआई ने जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है उसी के हिसाब से बना करता है। सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है? टू प्रेजेंट अ बिजनेस आइडिया और एक्सपेंशन प्लान और जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट एंड डिटरमाइन द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात बताइए, बैंक वालों को आपके बिजनेस से कितना मतलब है? देखो, बैंक वाले आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड करते हैं, तो बैंक वालों को आपसे इतना मतलब तो है ही है कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट और उनका इंटरेस्ट का अमाउंट अच्छे से रिकवर हो जाए। दैट्स वाई आपको वो लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, तो वही यहाँ पे कहा गया कि जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करोगे वो यहाँ पे असेस करेंगे कि आपका यहाँ पे फ्यूचर में जो बिजनेस है वो सही तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है सर, मैं बात करूँ यहाँ पे सीएमए डाटा का पर्पस क्या रहता है? टू मॉनिटर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बोरोवर एंड इंश्योर दैट बैंक फंड आर यूटिलाइज एफिशिएंटली एंड रिमेन रिकवरेबल। आराम से रिकवर हो जाएंगे। सर, ये कब बनाया जाता है? ये आपका न्यू लोन के केस में काम में आता है, स्टार्टअप के केस में काम में आता है और एक्सपेंशन के केस में काम में आता है। और सीएमए डाटा की हम लोग बात करें तो ये आपका वर्किंग कैपिटल रिन्यूअल के केस में और लिमिट एनहांसमेंट के केस में काम में आता है। अब मैं आपको इनके फॉर्मेट पर ले जाता हूँ, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट कवरेज रहती है वो भी बता के चलता हूँ। ये आपका सीएमए डाटा का फॉर्मेट जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म नंबर 2 ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्म है। सर, इसके अंदर क्या क्या रहा करता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल 2 साल का जाया करता है, प्रोविजनल और एस्टिमेटेड आपके केस में एप्लीकेबल है तो वो भी जाएगा। प्रोजेक्टेड वाला कब जाता है? प्रोजेक्टेड वाला आने वाले सालों के लिए जाता है। बात समझ में आई? यस या नो? प्रोविजनल वाला ध्यान रखिएगा, जब भी आपके अकाउंट जो फाइनलाइज नहीं हुए हैं, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंट्री अभी पेंडिंग है, तो बैंक वाले बोलते हैं कि जब भी वो फाइनलाइज हो जाएंगे आप वो वाले प्रोवाइड कर देना। बट तब तक के लिए आप यहाँ पे अपना जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है, अपनी जो बैलेंस शीट है, वो प्रोविजनल और एस्टिमेटेड बेसिस पे हमको प्रोवाइड कर दीजिए। बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है सर, मैं बात करूँ तो ये आपका सबसे पहले सेल्स वगैरह जो भी है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, टोटल सेल आपकी आ जाती है, नेट सेल। उसके बाद कोई भी अदर ऑपरेटिंग इनकम है वो ऐड हो जाती है, आपकी टोटल ग्रॉस इनकम आ जाती है। कोई भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर है उसके बाद वो यहाँ पे रिड्यूस कर दीजिए। रॉ मटेरियल का हो गया, अदर कंज्यूमर स्पेयर हो गए, पावर फ्यूल हो गए, डायरेक्ट लेबर, ये सारा माइनस करके आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाया करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम लोग सेलिंग एडमिन के एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, ये आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट माइनस होकर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाया करता है। मैं बात करूँ, अभी तक हमने बात करी ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंडिचर की। अब अगर आपका कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको ऐड कर दीजिए, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है तो उसको यहाँ पे लेस कर दीजिए। एक्चुअल वाले में एक्चुअल वाला, प्रोविजन वाले में प्रोविजन वाला और प्रोजेक्टेड वाले में प्रोजेक्टेड वाला। ठीक है सर, मैं बात करूँ उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ जाया करता है, उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स आप लोग माइनस कर दीजिए, देन आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। ठीक है सर, मैं बात करूँ उसके बाद फॉर्म नंबर 3 के अंदर आपका यहाँ पे बैलेंस शीट जाया करती है, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट जाया करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी करंट लायबिलिटी है वो भी ऐसी जाएगी। एक्चुअल वाला पोर्शन एक्चुअल वाले में, प्रोविजन वाला उसके बाद प्रोजेक्टेड वाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी के जितने भी पार्ट है, कोई भी क्रेडिटर वगैरह, कोई भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग वगैरह वो आपको प्रेजेंट करनी है, कोई भी अदर करंट लायबिलिटी है वो आपको यहाँ पे डाल के चलनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी टर्म लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद लास्ट में आपकी यहाँ पे नेटवर्थ की प्रेजेंटेशन आपको करनी होती है। ठीक है सर, मैं बात करूँ उसके बाद लायबिलिटी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। देन आपको यहाँ पे एसेट्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे फिलअप करना होता है। कोई भी कैश एंड बैंक है वो आपको यहाँ पे डाल के चलना है। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, एडवांस टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, अदर करंट एसेट्स, ये आपका टोटल करंट एसेट्स बन जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ आपका करंट एसेट्स के बाद फिक्स एसेट्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। फिक्स एसेट जो भी ग्रॉस ब्लॉक है आपका यहाँ पे आएगा, डेप्रिसिएशन माइनस होकर नेट ब्लॉक आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है सर, उसके बाद मैं बात करूँ अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी यहाँ पे जाती है। कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कोई भी डेटर है मोर देन 6 मंथ वाला तो आपका यहाँ पे
अदर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है सर, ये आपका तीनों ऐड ऑन होके यहाँ पे टोटल एसेट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म नंबर 4 करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करती है। सर ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को क्यों लिया गया? बिकॉज़ जो सीएमए डाटा बना करता है वो आपका मेनली वर्किंग कैपिटल लोन के केस में काम में आता है। दैट्स व्हाई करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे एमपीबीएफ की कैलकुलेशन आपकी बनकर आ जाती है। मेनली आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट वाले पोर्शन के फॉर्म में आपको डाटा फिल अप करना है, बैलेंस शीट के अंदर डाटा फिल अप करना है, बाकी जो आपका डाटा है वो ऑटोमेटिकली बनकर आ जाता है। सर ये एमपीबीएफ का जो फॉर्मूला है वो किसने प्रोवाइड किया था? टंडन कमेटी ने प्रोवाइड किया था। उसी को यहाँ पे बैंक वाले जो है वो प्रेफर करते हैं। मैं बात करूँ उसके बाद आपकी एक और स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 6 होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। कितना पैसा आया है और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करा गया है, उसी की समरी आपकी हुआ करती है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, इसके बाद आपका लास्ट फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्म नंबर 7, ये आपका इंपॉर्टेंट रेशियोज जो होते हैं वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाते हैं। ये बैंक वाले चेक करते हैं कि बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है सर, अभी तक मैंने बात करी सीएमए फॉर्मेट की। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी किस तरीके से बना करती है। ये हमारी कोर्स वाली यूटिलिटी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर किस तरीके से हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट कॉस्ट के अंदर कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म लोन के केस में कितना रहने वाला है, वर्किंग कैपिटल लोन के केस में कितना रहने वाला है, सेंसिटिविटी कितनी रहने वाली है, वो सारा डाटा हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीआर समरी जो भी यहाँ पे केस टू केस डिपेंड करता है, जो भी यहाँ पे नेचर ऑफ एक्टिविटी, जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस है बोरोवर का, वो सारी डिटेल यहाँ पे जाया करती है। उसके बाद यहाँ पे मेनली आपका जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट वाली शीट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकल कर आती है? प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी जितना भी एक्सपेंडिचर होने वाला है, ये आपका फिक्स एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, फिक्स एक्सपेंडिचर में से आपका यहाँ पे जो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको माइनस कर देते हैं, बचा हुआ आपका टर्म लोन वाला पोर्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितनी वर्किंग कैपिटल लोन की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे फीड अप करना है। तो टोटल यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो थी वो यहाँ पे 21,35,000 की थी, उसमें से हम लोगों ने 1 लाख जो है वो माइनस कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम बैंक से फाइनेंस करवा के चलेंगे। सर प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे बना करती है? प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी टर्म लोन प्लस में वर्किंग कैपिटल लोन प्लस में प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाया करती है। सर डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकल कर आता है? डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे हमारी वाली शीट में और हर शीट में आपको यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही देखने को मिलता है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी यहाँ पे लगेगा, अगर 180 डेज से ज़्यादा का यहाँ पे यूज़ किया गया है एसेट्स को, तो यहाँ पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर उससे कम में यूज़ किया गया है तो यहाँ पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लग के चलेगा। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाती है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कोई भी रेवेन्यू है वो यहाँ पे आ जाता है प्रोजेक्टेड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सीओजीएस आ जाता है, जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया, डायरेक्ट लेबर वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वगैरह जो है वो माइनस करके यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाया करता है। सर इसके अंदर से आप लोगों को क्या सीएमए डाटा के अंदर भी हम लोग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में आप लोग ध्यान दीजिए, सेलिंग वाले जो खर्चे, एडमिन वाले जो खर्चे वो भी माइनस कर देते हैं। सेम हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर भी करते हैं। रेंट वाला, सैलरी वाला, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर सारे माइनस करके हमारा यहाँ पे एबिटा आ जाता है। एबिटा में से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ये हमारा ईबीआईटी आ जाता है। इसके अंदर से हम लोग इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन माइनस करते हैं। ये हमारा ईबीटी आ जाता है। इसके अंदर से हम लोग 30% की रेट से प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो माइनस कर देते हैं। ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। उसके बाद हमारी ये बैलेंस शीट है, ये भी ऑटोमेटिकली, ये हमारी जो यूटिलिटी है फुल्ली ऑटोमेटेड है। आप लोगों को बेसिक डिटेल यहाँ पे पहले साल की जो डिटेल है वही फिलअप करके चलनी होती है। बाकी सारा जो डाटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता है। बैलेंस शीट का भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाती है। रीपेमेंट शेड्यूल भी आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। एंड इंपॉर्टेंट जो भी रेशियोज हैं, डीएससीआर वगैरह, करंट रेशियो, एबिटा रेशियो, ये आपके चार्ट के फॉर्म के तौर पर भी और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस, कितना यहाँ पे फर्क पड़ेगा एबिटा के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, अगर कोई चेंज आएगा सेल्स के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे एमपीबीएफ की कैलकुलेशन भी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं एजम्पशन एंड मेथड के रिगार्डिंग आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करने पड़ते हैं। अगर आप लोग डिटेल में सीएमए डाटा एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रिपरेशन सीखना चाहते हो तो फिनटेक्स प्रो की वेबसाइट पे आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सीएमए डाटा एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कोर्स जो वो अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल इंक्लूड है, टोटल 5 आवर्स के लेक्चर है 4 के वीडियो के अंदर। सीएमए रिपोर्ट का जो भी फॉर्मेट आपको प्रोवाइड होता है, ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूटिलिटी भी आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है सर, इसके बाद कोई भी पीडीएफ नोट्स हैं, सब चीज़ आपको अवेलेबल होती है। यहाँ पे आप लोग कंटेंट भी देख के चल सकते हो। फॉर्म वाइज 1 बाय 1 सारी चीज़ें यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं समझाई गई हैं, पूरी प्रैक्टिकल वे में समझाई गई हैं। ठीक है, मैं बात करूँ यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, किस तरीके से हमको बनानी है, आराम से हमने इसको सीखा है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की यूटिलिटी को हमको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने डिटेल में सीखी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के सेशन में इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइरीज को। बाय बाय, टेक केयर।